This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business World, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज बड़ी अजीब व गरीब मार्केट है. वेरी अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड. सेकंड हाफ में इंक्रीज विच इज़ वेरी रेयर. आमतौर से ये होता है कि फ़र्स्ट हाफ में मार्केट बढ़ती है, सेकंड हाफ में प्रॉफिट टेकिंग होती है, लोग वीकेंड के लिए प्रॉफिट लेके घर चले जाते हैं. लेकिन आज ऐसा हुआ कि खुलते ही मार्केट 31 प्लस पे गई. 41,443 का लेवल अचीव करने के बाद शार्पली गिरी और 229 माइनस पे आ गई. लेकिन उसके बाद फाइट बैक हुआ पॉजिटिव थिंकर्स का और फिर से मार्केट ऊपर आई और फिर भी काफ़ी नेगेटिव 200 वगैरह में नेगेटिव में बंद हुई. उसके बाद जब खुली तो दैट इज़ द सरप्राइजिंग पार्ट. देखते देखते -75 पे गई और अब जो है 5 प्लस पे आ गई. तो ग्रेट फाइट बैक बाय द पॉजिटिव थिंकर्स और नेगेटिव थिंकर्स ने जो सेलिंग वेलिंग की उसको अच्छा खासा उन्होंने काउंटर कर दिया. एंड द वॉल्यूम वाज 324 मिलियन शेयर्स विच इज़ बेटर देन लास्ट डे. नाज़रीन, कल की जो मार्केट हमारी सिर्फ 8 पॉइंट बढ़ी थी, दिन में काफ़ी ऊपर नीचे हुई. उसमें फॉरेनर्स ने जो है 1.8 मिलियन शेयर बेचा था, जहाँ कि आप लोगों ने थोड़े से शेयर ख़रीदे थे 0.9 और म्यूचुअल फंड ने 5.3 ख़रीदा और कंपनीज ने ख़रीदा, बैंक्स ने थोड़ा सा बेचा था. आइए एक लाइव कॉल से बात करते हैं. इंतजार फरमाएं. हेलो हेलो. नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत में खातिर खा इजाफा हुआ है और ये हो गया जनाब $51 का आफ्टर ए लॉन्ग टाइम. 1.11% का इजाफा है. गैस की कीमत में 0.24 का लॉस है, 3.33 का हुआ. गोल्ड जो है उसमें भी थोड़ा सा लॉस है, 0.05 1257 पे आ गया. ये सिल्वर जो है में थोड़ा सा इजाफा है, 0.5 17.54. कॉर्न में इजाफा है 1.43 का. नाज़रीन, कल किसी ने एक चार्ट फेसबुक पे लगाया जिसने बताया कि किस तरह से पाउंड स्टर्लिंग जो है हिस्टोरिकली जब से पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद से किस तरह से वो तेज़ी से गिरते 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 किस मुकाम पे पहुंचा है. और ख़ास तौर से जो ब्रिटेक्स का मामला हुआ उसके बाद से 160 वगैरह के पर होता था और गिरते गिरते 1.2 पे आया. उस पर मैंने एक लंबी कमेंट्री लिखी कि मैं एक साल से लोगों से कह रहा हूँ कि अपने यूरो और पाउंड बेच दें और पाकिस्तानी रुपीज़ ख़रीद के फ़ौरन शेयर ख़रीद लें. तो जिन लोगों ने मेरी बात पे अमल किया उनको बहुत फ़ायदा हुआ है. जिन्होंने नहीं किया वो उनको नुकसान तो नहीं, उनको फ़ायदा नहीं हुआ. और साथ साथ मैंने लिखा कि ये पुरानी थकी हुई इकॉनमीज़ हैं, वहाँ अब दम वम नहीं है और पाकिस्तान इज़ ए डेज़लिंग इकॉनमी. डेज़लिंग का वर्ड यूज़ किया डिलिबरेटली कि इंशाल्लाह 2007-8 में यहाँ 7% ग्रोथ होगी, हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. So this is where the action is, this is where the earning is. So all people, ख़ास तौर से हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने डॉलर वॉलर सब बेचें, पाकिस्तानी रुपीज़ ख़रीदें और पाकिस्तानी शेयर ख़रीद लें. इतना रिटर्न कहीं नहीं मिल रहा इस वक्त दुनिया में, मेरी गारंटी है. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. हाजी साहब. क्या हाल है? हाजी गफ्फार साहब. सर कैसे हैं? सर मैं इसलिए आपको चार्जेस से फोन मिला रहा था जी जी कि जैसे कि आपने दुनिया में देखा कि काफी चेंजिंग आई है. जी जी. सऊदी अरब ने भी सुकुक बॉन्ड इशू किए हुए हैं लोगों को. अच्छा. हम लोग तो करते रहते हैं, पाकिस्तान तो करते रहता ही है. हमारा रिजर्व जो है वो तकरीबन $23 बिलियन है हमारा और हमारी एक्सपोर्ट डे बाय डे भी नीचे आ रही है. जी जी. जिस तरह से आपने कल सुना होगा टीवी में ब्लूमबर्ग में कि चाइना की 10% एक्सपोर्ट डाउन हुई है. इन मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए स्टॉक मार्केट में जो तेजियां आ रही है
इसकी वजूहात जो है ये समझ में नहीं आ रही। मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं थोड़ी सी, देखिए अगर ये केक है, अगर आप इमेजिन करें कि केक है पूरी इकॉनमी पाकिस्तान की, उसमें सिर्फ 15% का एक स्लाइस निकाल दें जो हमारा एक्सटर्नल मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है। 85% हमारी इकॉनमी जो है लोकल है। 85% में भी जो है जो आधे से ज़्यादा इकॉनमी तो इनफॉर्मल है, जो हमारे फॉर्मल इकॉनमी में शामिल नहीं है, लेकिन वो है। ये जो कच्ची आबादियों में इस कदर कंस्ट्रक्शन होती है, वहाँ इतनी बड़ी एक मईशत डेवलप होती है। अगर आप हिम्मत करके कभी उन पतली पतली गलियों में गुजर जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ एक से एक हॉस्पिटल भी खुले हुए हैं, क्लिनिक भी खुले हुए हैं। वहाँ पे क्या नहीं है, पूरी दुनिया आबाद है। और वह दुनिया के हमारे फॉर्मल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जस्ट ए कच्ची आबादी, देयर इज़ नथिंग देयर, डाटा कोई नहीं, क्योंकि हम वो लोग ना कोई टैक्स देते हैं ना कुछ नहीं करते। तो हमारी मईशत के अंदर तय बतय स्ट्रेंथ है, और ये सऊदी अरेबिया वगैरह में नहीं है। एक तेल पे गुजारा था, तेल की कीमत कम हो गई, उनका हो गया बुरा हाल। अगले साल वो सऊदी जो है 2017 में सऊदी अरामको के शेयर्स बेचने वाले हैं। ये नौबत आ गई, यानी कि अपने घर के फर्नीचर बेच के वो गुजारा करेंगे। तो हालात हम लोगों के मईशत की जो डायनामिक्स हैं completely different. There are layers of strength. First of all, 85% डिमांड जो है लोकली है। सीमेंट्स, लोहा, सब कुछ कहाँ बिक रहा है? हमारे यहाँ यहीं बिक रहा है इतना ज़्यादा कि एक्सपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ साथ आपको बहुत बड़ा जो इनफॉर्मल इकॉनमी है उसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। यहाँ जो इतनी बड़ी आबादी है, अभी जो लेटेस्ट फिगर आया कि 22% लोग पाकिस्तान में भूखे हैं, और ये भी खबर आई जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, शर्म से डूब मरने का मुकाम तमाम रूलर्स पे है, अयूब खान से लेके अब तक, कि 45% बच्चे जो 5 साल कम की उम्र होते हैं उनको खाना सही नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, स्टंड हो जाते हैं। एक वर्ड है स्टंड, यानी कि ग्रोथ रुक गई, ब्रेन डैमेज हो गया, बॉडी डैमेज हो गया फॉर एवर। उसके बाद आप जितना उसको खिलाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये पूरे खित्ते में सबसे ख़राब फिगर हमारा है। शर्म से डूब मरना चाहिए तमाम हुक्मरानों को, तमाम लीडरों को जो इसके ऊपर बात नहीं करते। मैं कहता हूँ 15 रुपये का दूध पूरी दुनिया में मिल रहा है, ला के बच्चों को पिला दो। कोई नहीं सुनता, ना इमरान खान बात करता है इस पर, ना बिलावल बात करता है, ना फारूक सत्तार बात करता है, ना कमाल बात करता है। क्यों नहीं खिलाओ? ये 45% स्टर्लिंग रुकी जा सकती है अगर 15 रुपये का, 20 रुपये का आप बेच दो, 5 रुपये कमाई भी कर लो इसमें, गरीबों को दे दो। सिर्फ जो गरीब तरीन लोग हैं जिनके बच्चे को दूध नहीं मिलती, बच्चे को दूध ना देना, इससे बढ़ के क्या जुल्म हो सकता है? ये लोग आखिरत में जाएंगे तो अल्लाह इनसे गिरबान नहीं पकड़ेगा कि तुम्हारे सामने बच्चे भूख से तड़पते रहे और वो उनकी ग्रोथ रुक गई, और आपने जो है उसको सस्ता दूध नहीं देने दिया जो दुनिया में अवेलेबल था। चीनी 37 रुपये की दुनिया भर में मिल रही है, क्यों नहीं देते गरीबों को लाके? आटा 25 रुपये का, 20 रुपये का मिल रहा है, क्यों नहीं ला के देते? क्यों 50 रुपये का आटा बेचते हो, 80 रुपये का चीनी बेचते हो, 120 रुपये का दूध बेचते हो? जालिमों, एक वक्त आएगा कि लोग उठ खड़े होंगे आपके खिलाफ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक जावेद साहब। वालेकुम जनाब, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं अब्दुल गफूर बलोच बात कर रहा हूँ। ये सुई सदरन के बारे में बताइए, यहाँ पर ले लूँ इसको? मैं नीचे के केक पर है अभी। जी सर, मैं 1 साल से कह रहा हूँ लोगों से कि क्योंकि गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, इनका कारोबार बढ़ेगा। अगर एक दुकान हो उसमें बहुत सारा सामान होगा तब तो बिकेगा, जितना सामान होगा उतना ही बिकेगा। तो इनके पास सामान ही नहीं था, दुकान तो खोल के बैठे हुए थे लेकिन आधा सामान था, आधा खाली था, इसीलिए नागा वागा चलाते थे ये। अब गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, यानी उनकी दुकान अब बढ़ना शुरू हुआ है, तो इनका कारोबार अच्छा चलेगा, दोनों गैस कंपनी का। और ये बिल्कुल आप ले लें। और जब मैं ये 30 रुपये वाला पे था, दोनों शेयर 30 के नीचे थे, मैंने कहा था ख़रीदो, आज माशाल्लाह अच्छे रेट्स पे हैं। बीच में खबर आई कि गवर्नमेंट 34 और 36% गैस की कीमत बढ़ा रही है, जिस पे लंबी बहस हुई। खुर्शीद शाह वाला ने भी इसको अपोज़ किया और आखिर में शायद खबर अब ये आई कि वो नहीं बढ़ रहा। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू था कि गैस तो आजकल पानी से, हवा से भी सस्ता मिल रहा है दुनिया में। 320 रुपये में आप 10 लाख क्यूबिक फीट गैस इस वक्त ख़रीद सकते हैं दुनिया में। $18 का होता था, $3 का हो गया, तो बढ़ाने का कहाँ से सवाल पैदा होता है जी? घटाने का सवाल है। अगर इंटरनेशनल मार्केट को अप्लाई कर दिया जाए, गवर्नमेंट भी इससे हट जाए, ओगरा शोकरा सब ख़त्म, तो आपको CNG मिलेगा 12 रुपये का, और घर में जो आपको मिलता है गैस उसकी भी कीमत हो जाएगी 1/3
आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, मैं ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान में हमने 22 स्केल रखे हुए हैं और ऊपर के स्केल वालों को हम 2 करोड़ तक तनख्वाह दे रहे हैं, जबकि नीचे के स्केल वालों को हम 5,000, 6,000 और 10,000, 14,000 दे रहे हैं। ये ऊपर के 4 स्केल खत्म करें, नीचे के 4 स्केल खत्म करें, दरमियान के 4 स्केल खत्म करें, टोटल 8 स्केल रखने चाहिए थे। ये क्यों जुल्म हो रहा है? ये कब तक होता रहेगा? 2 करोड़ रुपए ऊपर के लोगों को। मेरे वालिद साहब जब एमए करके निकले तो उनको ग्रेड 17 की जॉब मिली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, और मुझे ये याद है हम तो बड़े कस्मोपुसरी में गुजारा करते थे। बचपन हमारा टाइट गुजरा बहुत, स्टेट बैंक के क्वार्टर्स में रहते थे और बहुत कम पैसे मिलते थे। अब इतना ज़्यादा पैसे मिलने लगे, विच इज़ सरप्राइजिंग। और ये इतना बड़ा पे स्केल क्यों गैप है? आपकी बात सही है, 8 से 10 से ज़्यादा स्केल नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर से ऊपर वालों को इतनी ज़्यादा क्यों दी जा रही है, नीचे वालों को इतना कम क्यों दिया जा रहा है। जो इंशाल्लाह आप देखेंगे प्रोग्रेसिव पार्टीज़ आएंगी, रिफॉर्म पार्टी वगैरह जैसी, तो ये ज़रूर करेंगी, क्योंकि उनको एक कोशिश होगी कि सोसाइटी को हमवार किया जाए, ऊपर नीचे का गैप को कम किया जाए। उस पर ये आपकी सजेशन बहुत अच्छी है, आप इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, इस मुल्क में बहुत गैप आ गया अमीरों और गरीबों में। एक तरफ वो लोग हैं जो 15-20 रुपए का दूध भी अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरी तरफ 120 रुपए का भी दूध कुछ लोगों को सस्ता लगता है, और यहाँ की दूध की कंपनियाँ दूध की कीमत को बढ़ाती रहती हैं, जबकि दुनिया भर में इतना गलत हो गया। ये मेरे कहने से नहीं है, मैं अपने तरफ से नहीं कहता ये बातें। आप लोग जाएँ खुद देखें, इंटरनेशनल मार्केट पर चेक करें, आपको ग्राफ नज़र आएगा ऐसे गिरता हुआ। 6,000 का 1 मिलियन लीटर गैस दूध मिलता था कुछ साल पहले, वो घट के हुआ 2,200, और उसके बाद घटते घटते 1,500 का हो गया वो। उसके हिसाब से 15-16 रुपये का लीटर दूध मिल रहा है दुनिया में, और यहाँ 80 रुपये नागौरी बेचता है और 120 रुपये में नेशनल वाला बेचता है। ये नहायत ज़ाती है और उसके ऊपर बढ़ाया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कुछ नहीं हमें ना दो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों को एक कोटा तय कर दें कि इम्पोर्टेड चीनी 40 रुपये की, इम्पोर्टेड दूध 20 रुपये लीटर, और इम्पोर्टेड आटा 20-22 रुपये का आप दें। एक सर्टेन अमाउंट इंडिया देता है, वो तो सब्सिडाइज करता है, अपने पॉकेट से डालता है। आपसे मैं पॉकेट से डालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल रेट पे आ रहा है उस पर कोई ड्यूटी शूटी कुछ ना हो। गरीबों के लिए स्पेशल ये है, ताकि ये जो 4.4 करोड़ लोग भूखे हैं उनके भूख को कम किया जाए इमीडिएटली। शर्म का मुकाम है कि हमारे यहाँ 4-4.5 करोड़ लोग जो है भूखे हैं, और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, न्यूक्लियर पावर, रीजनल पावर, इंडिया में घुस जाओ, अफगानिस्तान में घुस जाओ, चाइना वालों को छेड़ दो, रशिया को भी छेड़ दो, दागिस्तान को भी छेड़ दो। ये छोड़े छेड़छाड़, अपने लोगों को देख लें। आइए लाइव कॉल से बात करें। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर मैं मलिक इशफाक बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मलिक साहब वेलकम शो साहब। सर ये रावलपिंडी। दीवान फारूक मोटर्स का कैसा है, इस टाइम पे लेना चाहिए? सर कुछ ज़्यादा रेट हो गया है मेरे ख्याल में। ये वो शेयर है जब 2 रुपये का था मैंने कहा था ख़रीदो, दीवान सीमेंट भी है दीवान, क्योंकि इनके चलने की खबरें आ रही थी। मुख्तलिफ ये कहानी हमें सुनाते रहे, हम सुनते रहे, हम सीधे साधे लोग, हम क्या कर सकते हैं। रेनॉल्ट की कहानी सुनाते रहे 1 साल तक, और उसी से वो बढ़ के 8 रुपये का हो गया। फिर अब आगे शहज़ोर बना रहे हैं, शायद बना भी रहे हों, और ऐसी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। अभी तक तो बना है ना बिका है, और जब बिकेगा तो पहले पुराने कर्जे वर्जे उतारेंगे ये, क्योंकि ग्रुप एज ए होल बहुत ट्रबल में है। अभी जो इनकी बात चली थी दीवान सीमेंट की, चलते चलते रुक गई और फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गया वहाँ पे। तो दीवान सीमेंट के सीमेंट हम बेचते हुए देखते हैं रोडों पे, लेकिन पहले तो वो अपने डेट वेट का कवर करेगा। अभी जो है आखिरी एग्रीमेंट हुआ था वो ये था कि फरवरी तक बैंकर्स उनसे कोई पैसे नहीं मांगेंगे, उसके बाद उनको देना पड़ेगा। जब देना पड़ेगा तो कहाँ से देंगे इतना पैसा, इतना पुराना सूद और सब कुछ खड़ा है। इसलिए मैंने कहा जनरली कि जिसके पास दीवान मोटर वगैरह है वो उसको प्रॉफिट पे बेच के निकल जाए और इस ग्रुप से दूर रहे। आपके पास और 600 कंपनियां हैं लगाने के लिए, वहाँ लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, आज की जो एक अहम खबर है बहुत ही रेवोल्यूशनरी, हमारे जो यंग बड़े अच्छे
चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त डिसीजन लिए। उसमें ये कहा है कि दुकानें जो हैं 7 बजे और मैरिज हॉल 10 बजे बंद हो जाया करेंगी 1 नवंबर से। साथ साथ 1 डिश का भी कह दिया है, 1 सालन, 1 रोटी और 1 छोटा सा मीठा, दैट्स ऑल। चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब इसको खिलाए। तो ये बहुत अच्छे इक़दाम हैं। अगर ये 7 बजे दुकानें बंद होना शुरू हो जाएँ 10 बजे, आप समझिए कि बिजली का बहरान बहुत हद तक कम हो जाएगा। पूरे मुल्क में ये लागू कर दिया जाए। इस्लामी मुल्क है, इस्लाम करते हैं लोग, जान देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कोई सुबह उठ के फजर की नमाज नहीं पढ़ता इस मुल्क में, कोई सुबह सुबह दुकान नहीं खोलता इस मुल्क में, बातें बड़ी बड़ी करते। मेरे ही शो में एक साहब आए, दाढ़ी रखे हुए, बड़ी टोपी पहने हुए, मौलवी बने हुए, और कहते कि जी हम तो सुनार लोग हैं, हम तो ज़ोहर पे उठते हैं और ज़ोहर से कारोबार शुरू करते हैं। मैंने कहा तो फजर का नमाज किधर गया भाई? फजर ऐसी ही अल्लाह मियाँ ने बोल दिया था, और अल्लाह मियाँ ने क्या सूरज को निकाला ज़ोहर पे या सुबह को? तो आप सुबह को क्यों नहीं उठते हो? जी हम नहीं उठते हैं, हम तो 11-12 बजे उठते हैं, फिर हम ज़ोहर से काम शुरू करते। ये गलत है, ये सेहत के लिए ख़राब है, अल्लाह के उसूलों के ख़िलाफ़ है, नेचर के उसूलों के ख़िलाफ़ है। सूरज जब तुलू होता है तो उसमें एक बड़ी ताकत होती है, विटामिन डी देता है आपको, और उसके बाद आप 6 बजे से काम अपना शुरू करें, नमाज पढ़ें, दुआ करें, उसके बाद बाहर निकलें, काम करें। 12 बजे तक तो आपका आधी 60% आपका काम ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको इतनी आमदनी हो जानी चाहिए कि आपके अपने घर वालों का पूरा कर सकें। उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करें, फिर दूसरा काम और करें, तो आपको असर होते होते इतनी कमाई हो जानी चाहिए कि आप खा के बचा भी लें। तो ये अल्लाह का उसूल है, उस पर चलने की कोशिश कर रहा है ये हमारा चीफ मिनिस्टर। इज़ वेरी गुड। जल्दी खोलो, जल्दी बंद करो, और जब ये खुलेगा जल्दी, बंद होगा जल्दी, तो लोग सब अपने अपने लाइन पे आ जाएंगे। वेस्ट में 9 बजे दुकान खुलती है, 7 बजे खुलती है, 5 बजे तमाम दुकानें बंद हो जाती है। दुकानदार भी तो एक इंसान है, उसको भी तो घर जाना है। तो आप इस पर अमल करें, इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है, बिजली बहुत बच जाएगी। सूरज को ज़ाया कर दिया, रात को बिजली जला के बैठे हुए। आई लाइव का उससे बात करें। तारक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारक भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके ख्यालात एक ट्रू पाकिस्तानी के हैं, अल्लाह ताला इसी तरह रखे, और ये हमारे हुक्मरानों को भी समझ आ जाए, अल्लाह करे ये सारी बातें। तो इंशाल्लाह। बहरहाल दूसरा ये कि ज़रा थोड़ी मालूमात चाहिए थी यूनाइटेड इंश्योरेंस के बारे में, ज़रा मैं पूछना चाह रहा था आपसे। सर इसके बारे में आप ही मुझे बता दीजिए, मैं नहीं ज़्यादा जानता। अच्छा, आप नहीं जानते? इंश्योरेंस को मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ भाई, अनलेस के आदम जी या EFU या वो जो एक और जनरल इंश्योरेंस है, 2-4 बड़ी बड़ी कंपनियाँ तो सही हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज मैंने देखा है देखते देखते गायब हो जाती हैं, और बेसिकली कुछ भी नहीं होती है। एक डेस्क होता है और वो आपसे प्रीमियम लेके आपको पॉलिसी बेचते हैं, और फिर वो जाके लॉयड्स ऑफ लंदन से वही चीज़ को बेच देते हैं, और उस पर उनका थोड़ा सा गैप होता है। अगर उनको 1-2 आ गया बड़ा क्लेम, तो वो तबाह हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे जो कहते हैं ना नॉन टेंजिबल इंस्टीट्यूशंस पे पैसा लगाने से बहुत ख्याल कीजिएगा। तो यूनाइटेड के बारे में मुझे कुछ ख़ास पता नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे लोगों का छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, अभी हमारे जो एक बहुत अच्छे व्यूअर हैं उमेर भट्ट साहब ने ख़बर दी थी OGDC के बारे में, और उस पर टोटल उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में जो है अब जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो 89,000 बैरल हो गई है, और उसमें से 57 जो है वो OGDC का शेयर है, विच इज़ 57%। और दूसरी उन्होंने ख़बर दी थी कि कार की सेल्स जो है डिस्पाइट द फैक्ट के वो जो टैक्सी स्कीम थी वो ख़त्म हो गई, ओवरऑल 2017 में जो टोटल कार की सेल है वो इंशाल्लाह बढ़ने वाली है। लेकिन मेरे पास यहाँ एक ख़बर है कि कार सेल फेल अराउंड 7% to 41,000 यूनिट ड्यूरिंग जुलाई-सितंबर क्वार्टर कंपेयर टू 44,372 ईयर अगो, मेनली ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ सुजुकी बुलान डिलीवरीज अंडर पंजाब टैक्सी स्कीम। ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि जो पंजाब टैक्सी स्कीम थी वो ख़त्म हुई है, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि दूसरी गाड़ियों के सेल में काफ़ी इजाफा हो रहा है। उसके आगे लिखा हुआ हाउएवर स्विफ्ट सुजुकी स्विफ्ट एंड वैगनर आर सेल जम्प्ड टू 1,046
and 3385 units in July-September from 978 and 1797 units in the same period last year. Heavy vehicle segment continued to give robust performance as overall truck sales including Hino, Nissan, Master and Isuzu soared to 845 units from 262 units. इसमें कहते हैं सीपेक का भी हाथ है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि ट्रक के सेल वाले में काफ़ी इजाफा हो रहा है क्योंकि हर तरफ सीपेक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी आप कराची शहर में चले जाएं, हॉक्स में, आप हैरान हो जाएंगी कि इतनी बड़े पैमाने पे वहाँ पे काम हो रहा है। 2 न्यूक्लियर प्लांट साइड पे लग रहे हैं। आप इधर घरों की तरफ चले जाएँ, वहाँ आप देखें कि ये बड़ी बड़ी वो पंखे लग गए हैं जो बिजली पैदा कर रहे हैं, जिसमें से कुछ जो है अभी एक लॉरेंसपुर वालों का एक प्लांट जो है वो अभी शायद प्रोडक्शन में भी आ गया है और ग्रिड में शामिल हो रहा है। और ये बड़ी खूबसूरत सी जगह बन गई है जिसको वो गैलेक्सी पॉइंट कहते हैं, तो विज़िट करने वाली जगह है। अगर आपको टाइम मिले जाके देखें तो देयर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन एंड अराउंड एवरीवेयर इन पाकिस्तान, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि ट्रक्स की सेल में काफ़ी इजाफा हो रहा है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, मैं अमजद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अमजद साहब वेलकम शो से। सर, मुझे नेस्ले के बारे में पता करना है। नेस्ले काफ़ी अरसे से जो है वो यहीं पे रुका हुआ है, क्या ये इसकी प्राइस में एप्रिसिएशन आएगी? और इसके अलावा मुझे PRL और दाऊद हरकुलस के बारे में मुझे बताइएगा, ये भी रुके हुए हैं। ठीक है, दाऊद हरकुलस। अच्छा जी, नेस्ले देखिए किसी भी हमजे साहब कोई भी शेयर हो उसके बढ़ने या ना बढ़ने की एक वजह तो ये होती है कि एक मिसाल के तौर पे एक तो ये है कि अगर प्रॉफिट ही ना हो तो कैसे बढ़ेगा वो। दूसरा ये होता है कि अगर प्रॉफिट हो और वो सारा बांट दिया जाए द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तभी वो शेयर नहीं बढ़ता। शेयर बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि प्रॉफिट हो और उसको रिटेन कर लिया जाए। तो जैसे कि आप रिटेंशन करते हैं तो वो फूलती चली जाती है वो चीज़ और बड़ी होती चली जाती है। तो नेस्ले की पॉलिसी है कि वो बांट देता है डिविडेंड की सूरत में सारा पैसा, इसलिए शायद नहीं बढ़ता। PRL का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आज ही एक अखबार में भी खबर है, पाकिस्तान रिफाइनरी अप्रोचेस बैंक्स फॉर सिंडिकेटेड लोन। गल्फ़ गए हैं वो सिंडिकेटेड लोन के लिए। आपको पता होगा कि ये छोटी सी रिफाइनरी और बहुत ही अनसोफिस्टिकेटेड रिफाइनरी थी, 4 प्रोडक्ट बनाती थी, और तो अब वो चाह रही है कि अपने कैपेसिटी को भी बढ़ाए, प्रोडक्ट्स को भी बढ़ाए जो वैल्यू एडेड होते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने आपको राइट दिया, आप लोगों ने उसके बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। लोकल बैंक से जहाँ तक उनका CFO ने मुझे बताया था 3 बिलियन उन्होंने रेज़ किया, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अब वो इंटरनेशनल बैंकों के पास गए हैं बड़ी रकम रेज़ करने के लिए ताकि ये कंप्लीशन की तरफ जाए। तो PRL इज़ गोइंग थ्रू ए मेजर चेंज और इट विल बिकम ए वेरी एफिशिएंट मॉडर्न रिफाइनरी इन ड्यू कोर्स, और ये इसकी शेयर की फिर वैल्यू बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। तो आप इसको भी होल्ड कीजिएगा। रुकी हुई इसलिए है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है। दूसरी बात जो आपने पूछी दाऊद हरकुलस की, दाऊद हरकुलस फर्टिलाइज़र बनाता है और इसकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसके जो शेयर्स हैं दूसरे कंपनीज़ में लाइक एंग्रो, वो उसको बड़ा सपोर्ट देती है और इस तरह से ये शेयर अच्छा है। वंस अगेन, अगर दाऊद हरकुलस पैसे कमाता है, हमें पता है कि एंग्रो से उसको कितना डिविडेंड मिलता है, लेकिन अगर वो सारा बांट देगा तो रेट तो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आपको रेट बढ़ाने से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपको डिविडेंड मिल रहा है तो दैट्स गुड इनफ। और आपके पास ऐसे शेयर्स होने चाहिए जो आपको डिविडेंड दे, जिससे आपका खाना पीना घर के वो चले। साथ साथ ऐसे भी शेयर्स होने चाहिए जो डिविडेंड नहीं देते और उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और इवेंचुअली इन सब कंपनीज़ के शेयर्स की वैल्यू तो बढ़ रही है। अगर पिछले दिनों से आप कंपेयर करेंगे 1-2 साल पहले से, तो बहुत बढ़ चुकी है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, कल किसी साहब ने मुझे डायरेक्ट ट्विटर पे लिख दिया। ट्विटर पे वह ज़ाहिर नज़र आ जाता है और जगह लोग मुझे PSX हॉटलाइन पे भी सवाल कर रहे होते हैं, ये मेरे मैसेंजर पे भी सवाल आ रहा होता है। एक मेरे लिए अब मुश्किल होता जा रहा है इतनी जगह को कंट्रोल करना। साथ साथ फेसबुक के जो उस पर आ रहा होता है, एक रिफॉर्म पार्टी का मैंने वो पेज बनाया, उस पर भी सवाल आ जाता है। कोई चीज़ मैं पोस्ट करता हूँ उसके नीचे 10 सवाल आ जाते हैं जिसको मैं नहीं देख पाता। तो सर्विस इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि वेरी गुड कंपनी, और ये माशाल्लाह पहले से बहुत ऊपर आ गई
और बड़ी खुशी होती है इसको तरक्की करते हुए देखते हुए, और इसको मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ बाइक के लिए। साथ साथ मैंने कहा कि मैं बाटा को भी रेकमेंड करता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो डन वेरी वेल। तो आप कोई भी कंपनी उठा लें, 5 साल पहले उसका रेट देख लें, आज देख लें, आपको लगेगा कि कोई मुख्तलिफ चीज़ देख रहे हैं। दिस इज़ इंडिकेशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर प्रॉस्परिंग एंड दे विल कंटिन्यू टू प्रॉस्पर फॉर द सिंपल रीज़न कि अभी भी यहाँ पेंट अप डिमांड बहुत है। अभी भी 4.5 करोड़ लोगों को दूध चाहिए, चीनी चाहिए, आटा चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। तो जब ये सबको मिल जाएगा तो फिर शायद स्लो डाउन होगा डिमांड में, अभी उसको ज़माना लग जाएगा जी। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नाम असलम बोल रहा हूँ मैं। असलम साहब, वेलकम साहब। मुझे अमरेली स्टील के बारे में पूछना था और अलशेयर कॉर्पोरेशन के बारे में। जी, दोनों नई कंपनी आई हैं और माशाल्लाह उनको बड़ी पजीराई मिली, उनको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रेट्स मिले। और अमरीली मिसाल के तौर पे उसने ये प्लानिंग की थी कि उसको जो पैसा आप लोगों से मिलेगा और बाकी आधा पैसा वो बैंक से लेके अपना एक्सपेंशन करेगा, तो उसको आप लोगों ने इतना ज़्यादा दिया कि बैंक से लेने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कितनी खूबसूरत सिचुएशन। शाहिर को भी जितना उसको चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा आपने रेट दे दिया। दे आर सिटिंग ऑन लॉट्स ऑफ कैश, दे आर रोलिंग ऑन कैश, दे डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट। तो दोनों के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए और वो दोनों जो है ऑनेस्टली दे आर पुटिंग द मनी इन फॉर एक्सपेंशन। शाहिर के चिकन का प्लांट ऑलरेडी तैयार हो चुका लाहौर के करीब, और मटन का प्लांट जो है जुलाई में गवर्नमेंट ने कोई इंसेंटिव दी हुई है कि जुलाई से आप जो भी शुरू करेंगे, शायद कुछ साल का आपको टैक्स इंसेंटिव है, टैक्स हॉलीडेवर है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वेट करिए टिल जुलाई फॉर लॉन्चिंग। तो शाहिद का भी जो मटन का प्लांट है जो कि ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है वो भी जुलाई में लॉन्च होगा। अमरीली भी शायद अपना एक्सपेंडेड जो वो है वो शायद जुलाई में लॉन्च करे टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्स एडवांटेज। तो अमरीली एंड शाहिद आर बेस्ट, वेरी गुड कंपनीज़। इनके शेयर की वैल्यू गिर गई थी बीच में, लेकिन जिसने इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमरीली शाहिद इज़ योर कंपनी, इट्स नॉट माई कंपनी, नॉट अमरीली मिस्टर अमरीलीज कंपनी, इट इज़ योर कंपनी, इट इज़ एवरीबडीज़ कंपनी। और उसमें अगर आपने थोड़ा सा पैसा ज़्यादा डाल दिया कोई नुकसान नहीं हुआ, अपने ही पास डाल दिया, अपनी ही थैली में गिराया, तो उससे एक्सपेंशन हो रहा है। इसका कारोबार जब बढ़ेगा, अमरीली होप्स टू मेक लॉट्स ऑफ मनी, और इसको आप बिल्कुल बेचिएगा नहीं दोनों शेयर को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। खान साहब, पूछना था कि ये एफएफसी का फ्यूचर क्या है, क्योंकि आजकल इतनी मार्केट बढ़ी हुई है लेकिन इसका शेयर गिर रहा है, बहुत ज्यादा गिर रहा है, ये नहीं समझ आ रही। आप जरा इसके मतलब थोड़ा तफसील से बताएं। एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, ठीक है जी। सर ये ऐसा है कि हमारी जो जितनी हमारी वो कंपनीज़ हैं फर्टिलाइज़र कंपनीज़, अगर प्योरली इकोनॉमिक वायबिलिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो दे हैव ऑल फेल्ड बिकॉज देयर कॉस्ट इज़ वेरी हाई कंपेयर टू इंटरनेशनल प्राइस। लेकिन टैरिफ बैरियर से उनको सपोर्ट दिया हुआ है, और साथ साथ गवर्नमेंट ने जो अपना टैक्स था 700 रुपये का उसको घटाया 400 रुपये से। उसके बाद से अगस्त ऑनवर्ड हमने देखा है कि सेल में काफ़ी इजाफा हुआ है, तमाम कंपनीज़ के सेल में, एफएफसी का भी इजाफा हुआ है। आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और ये जो है ऊपर की तरफ जाएंगे। इन द मीन इससे पहले जो है क्योंकि 700 रुपये का तो टैक्स था, 1850 रुपये की बोरी बेचते थे ये, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत है सिर्फ 800। इंडिया में वही चीज़ मिलती है 500 में, क्योंकि गवर्नमेंट 300 की सब्सिडी देती है। यहाँ 1100 का कॉस्ट है बिकॉज ऑफ गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए हैं ऑलरेडी, तो वो 800 के बजाय 1100 में यहाँ बनता है। उस पर से 700 रुपये टैक्स लगा के 1800 का बिकता था, अब 300 टैक्स लग रहा है तो वो 1450 का बिक रहा है। तो उससे डिमांड में काफ़ी इजाफा हुआ है। और मेरी डिमांड रही है हमेशा से कि आप फर्टिलाइज़र पे 1 पैसा टैक्स ना लें, गैस पे 1 पैसा टैक्स ना लें, पेट्रोल पे 1 पैसा टैक्स ना लें, और पावर के ऊपर भी कोई टैक्स वैक्स ना लें, ताकि बिजली जो है हमें 3-4 रुपये की मिल जाए, जो कि रियल प्राइस है इस वक्त गिवन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। गैस आप दें CNG 12 रुपये की, पेट्रोल देंगे बेचें 30 रुपये की, आप नहीं बेच सकते तो ईरानी तेल आने दें, वो बिकेगा 40-50 रुपये का,
क्यों मैं 60 रुपये 70 रुपये का ख़रीदूँ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। सर मैं मोहम्मद मजहर अर्ज कर रहा हूँ कराची से। मजहर साहब शो से। सर मुझे एमसीबी के मुतालिक ज़रा पूछना था, बहुत तेज़ी से इसके शेयर गिर गए अब्दुल, बहुत तेज़ी, और ये इसके मुतालिक ज़रा मालूम करना था। और सर मुझे कराची में कोई ऑफिस का एड्रेस भी बताइएगा जहाँ मैं थोड़ा इस सिलसिले में कुछ आपसे रहनुमाई ले सकूँ सर। थैंक यू सर। अच्छा जी, एमसीबी की खबर यह है कि वो एनआईबी को टेक ओवर कर रहा है, एक फेल्ड बैंक, मगर उसका ब्रांच नेटवर्क बहुत बड़ा है। ये वो बैंक है जो बहुत सारे बैंकों को जमा करके बनाया गया था, इंक्लूडिंग पीके कमर्शियल बैंक। और एक और ख़बर आई थी कि शायद उसकी नज़र शायद सिल्क पे भी है और वो भी फेल हो रहा है बैंक, तो उसको भी स्टेट बैंक चाह रहा होगा कि कोई बड़ा बैंक इनको उठा ले। ऐसा लगता है कि एमसीबी ने वेरी लॉन्ग टर्म को देखते हुए, कि उसको पता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाला है, कमिंग डेज़ में 7% की ग्रोथ हो जाएगी इंशाल्लाह 2018 में, उसके आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो उसको देखते हुए वो ब्रांच नेटवर्क को बढ़ाने के चक्कर में लगे और इसकी वजह से शायद इनकी जो है ना कॉस्ट बढ़ेगी इन द शॉर्ट टर्म और उनको प्रॉफिट में कमी भी आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्यूचर इनका बहुत अच्छा होगा। एमसीबी वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स, और लेकिन रिसेंट टाइम में यूबीएल और हबीब बैंक प्रॉफिट वाले में उनसे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और उनके रेट्स भी जो है ना बहुत क्लोज हो गए हैं। एमसीबी को ना बेचिएगा, बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। 50 रुपये का शेयर लिया था आईपीओ में तमाम भाई बहनों के लिए, वो माशाल्लाह आज 220 रुपये का है। साथ साथ 100 शेयर जो था हमारा 1000 शेयर हो चुका है और 46 डिविडेंड भी हम इंजॉय कर चुके हैं। वेरी गुड बैंक। आई क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, एडवोकेट हमदानी बोल रहा हूँ कराची से। एडवोकेट साहब वेलकम सर। सर कैसे हैं? सर बड़ी खुशी होती है आप जैसे पढ़े लिखे लोग मेरे जैसे आदमी से सवाल है ना, तो हम आप जैसे ग्रेट आदमी से बात करके सर आप एडवोकेट हैं, मैं आपके सामने क्या हूँ। बहरहाल अरे सर, आपके साथ जो कौम की दुआएं हैं, आप जो लोगों आपके कहने पे जो शेयर में लेता हूँ, आप यकीन करें फायदा ही फायदा हुआ है। अभी मैंने ले लिया है पेस। क्या लिया सर? पेस 12.5 रुपए का। कितने का लिया आपने? 12.25 का। पेल जी, पेस सर, पेस अच्छा, पाकिस्तान पेस अच्छा जी। तो इसका क्या फ्यूचर है सर? क्या करूं, इसको बेचूं या होल्ड करूं, क्या करूं? सर पेस की अभी जो कहानी आई वो यही थी कि आपने 12 पे लिया ना, आपको लॉस हो रहा होगा अभी। खबर ये आई कि उनके 6 बैंक्स थे, उन सबको उन्होंने बैंक को सेटल कर दिया, किसी को प्रॉपर्टी दी, किसी को कुछ किया, बहरहाल बैंकों से वो फारिग हो गए। और फिर ये खबर आई कि वो 8 प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं 4 बिलियन ईच की। ये वो कंपनी है जनाब जिसने पाकिस्तान में पायनियरिंग काम किया था, सलमान साहब ने इसको लॉन्च किया था। अब मैं उसका एक फर्स्ट जो कंपनी जब बनती है, एक आइडिया फ्लोट होता है, तो जो जानने वाले पहचानने वाले और वेल नोन सिटीजन्स होते हैं उनको अप्रोच किया जाता है, एक तो उनसे फीडबैक लेने के लिए, और साथ उनसे कहा जाता है कि अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ आप कुछ पैसा लगा के साबित करें कि आप एग्री करते हैं। तो इनके जो सीईओ थे नकवी साहब, हमारे एक बैंकर थे पीसीसीआई के, उन्होंने इसको ज्वाइन किया था और उन्होंने मुझे बड़ा खूबसूरत सा लेटर भेजा विद प्रॉस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। आई वाज रीजनल क्रेडिट मैनेजर ऑफ एबीएन एम्ब्रो एट दैट टाइम, और सलमान तासीर साहब से हमारा कुछ सिलसिला और भी था। फर्स्ट कैपिटल के सिलसिले में हमने इसको स्पॉन्सर किया था एबीएन एम्ब्रो ने, और इसी से फर्स्ट कैपिटल बना था। तो ये आया तो मैंने पढ़ा। आइडिया वाज कि ऑफिस बिल्डिंग्स की कमी है पाकिस्तान में, क्वालिटी ऑफिस बिल्डिंग, फुल्ली मैनेज्ड एंड एवरीथिंग एल्स, और ये पेस तो मैंने भी उसमें कुछ शेयर्स लिए थे। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। आपने देखा कराची में पार्क टावर जो आप क्लिफ्टन पे देखते हैं वो उनका बनाया हुआ है, लाहौर में 2-3 जो प्रेस्टिजियस बिल्डिंग है उनकी बनाई हुई है। लेकिन बीच में जो फैमिली के हालात हुए सबको पता है, और उसके बाद से हालात बड़े ख़राब हो गए इस कंपनी के। लेकिन जब से शहबाज तासीर वापस आए, फैमिली में एक नई रूह, और मुबारक हो सबको उनको। अब वो लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आस्ते आस्ते जो है ये कंपनी चलेगी। ऑफिसेस की ज़रूरत है। अगर ये 8 प्रोजेक्ट ये लॉन्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक्स एंड दे सेलिंग तो होगी। आप देखते हैं बहरिया बिकता है, साइमा बेचता है, सब बेचते हैं, तो इनका माल भी बिकेगा और फ्यूचर शुड बी गुड। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब।
सर तारिक साहब बात कर रहे हैं? जी जी, मैं तारिकी बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, मैंने वो मणि ब्यूरो के शेयर लिए थे जी जी 1250 का, लेकिन वो ऊपर ही नहीं जा रहा सर। 4 दिन रह गया उसके खत्म होने में सर। 1250 का लिया था आपने? जी 1250 आपको 100% डिविडेंड तो मिल चुका होगा? नहीं सर, वो कह रहे हैं कि 1250% पता नहीं वो बोनस मिलना है, इतना ज्यादा मिल सकता है सर? हाँ सर, इनके पास माल बहुत पड़ा हुआ, क्या करें इसको? पैसा तो आपका है ना, आपके शेयर है, आप मालिक हैं। आप कहते हो कि भाई ये पैसा क्यों बैंक में पड़ा हुआ है, मुझे दो, मैं खाऊं पीऊँ इसको ऐश करूं। तो वो उन्होंने ये फॉर्मूला किया कि 100% तो आपको कैश दे देंगे कि चलो भाई बच्चों के साथ जाके पिकनिक कर लें आप, और आपको वो मज़ीद एक शेयर के बदले 15 शेयर दे रहे हैं एज ए गिफ्ट टू यू। तो इससे अच्छी तो कोई कंपनी है नहीं पाकिस्तान में। बेहतरीन कंपनी, अपने स्टाफ का भी बड़ा ख्याल करती है, 35,000 से कम किसी को तनख्वाह नहीं देती। डाइवर्सिफाइड कंपनी है, नो मोर व्हाट दे वर अर्लियर, पानी, जूस, बॉटल, हर चीज़ बना रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, आप बेहतरीन कंपनी के मालिक हैं, इसको बेचिएगा नहीं। नाज़रीन, हसनैन साहब कह रहे हैं कि क्लोजिंग के नंबर्स आ रहे हैं। हसनैन साहब ज़रा हेल्प कीजिएगा मुझे। 52 प्लस पे मार्केट क्लोज हो गई, जब हमने स्टार्ट किया तो सिर्फ 5 प्लस थी, और ये बहुत अच्छी क्लोजिंग है आज के फ्राइडे के हिसाब से। 41464 पे क्लोजिंग हो गई। अब ये देखिए, तारिक खान कुछ भी कहे, ये 42 के तरफ रवाना हो गई है, मार्केट रुकती नहीं है ये। मैं भी थोड़ा घबरा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की मर्ज़ी है जी। चेंज यहाँ भी 2% प्लस है, 30 में भी माशाल्लाह पॉजिटिविटी है। जुमे का दिन, उसके बावजूद ये पॉजिटिविटी, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। ऑल शेयर बता दीजिए विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, और उस वहाँ भी आप देखें क्या होता है। यहाँ भी चेंज जो है माशाल्लाह यहाँ तो और ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तो यहाँ है, 98 पॉइंट बढ़ा हुआ है। और क्या चाहिए आपको? ये 600 शेयर का मजमुआ है, कुछ शेयर बढ़े कुछ घटे, और नेट रिज़ल्ट ये है। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि कितनी कंपनी बढ़ी। एडवांस हुई 172, डिक्लाइन हुई 211, 10 अनचेंज्ड। एक्सेलेंट रिज़ल्ट हसनैन साहब, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। और नाज़रीन, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अब 2 दिन की ताख़ीर के बाद इंशाअल्लाह मंडे को फिर आपके सामने हाज़िर होऊंगा। इंशाअल्लाह मंडे को भी मार्केट पॉजिटिव रहेगी। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।